दोस्तों नमस्कार। हरियाणा चुनाव प्रचार अब अपने शबाब पर पहुंचने लगा है। आज योगी आदित्यनाथ ने 3 विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी सभाएं की हैं और योगी आदित्यनाथ ने जमकर बोला है हमला कांग्रेस राहुल गांधी पर। क्या उन्होंने बोला है इसका विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ पड़ताल करेंगे हरियाणा के सामाजिक समीकरण की। हालांकि आज सुबह वाले वीडियो में मैंने हरियाणा के 3 जातियों के समीकरण को आपके सामने रखा था, लेकिन इस वीडियो में खास करके अल्पसंख्यक मतदाताओं और दलित मतदाताओं के रुझान पर चर्चा करूंगा और योगी आदित्यनाथ को क्यों हरियाणा में आज भेजा गया है, जबकि योगी आदित्यनाथ की ज्यादा जरूरत तो जम्मू कश्मीर में हो सकती थी। खास करके जम्मू क्षेत्र में, छोड़ दीजिए कि आप घाटी में योगी आदित्यनाथ को ले जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, लेकिन जम्मू क्षेत्र में तो कर ही सकते थे। जिन योगी आदित्यनाथ को जम्मू कश्मीर में बीजेपी नहीं ले गई, लेकिन हरियाणा में लेकर के पहुंची है और हरियाणा में पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ ने हमला राहुल गांधी पर बोला। हालांकि उन्होंने आईएनएलडी, बीएसपी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी, इन तमाम पार्टियों पर 2-3 आरोप लगाए, जैसे परिवारवाद का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी उनके मुख्य निशाने पर रहे। तो इसी की पड़ताल इस वीडियो में करेंगे और मेरी कोशिश है कि आपको उन समीकरणों के जरिए मैं चुनावी नतीजों के नजदीक तक पहुंचा सकूं कि चुनावी नतीजे क्या होने जा रहे हैं। पहली बात तो यह, हरियाणा का चुनाव 90 विधानसभाओं का चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है, न 10 साल की उपलब्धियां हैं और न ही उसके पास कोई ऐसा लीडर है जो चुनाव जिता सके। खट्टर 9.5 साल के बाद रिप्लेस किए गए नायब सिंह सैनी है। नायब सिंह सैनी की हालत यह है कि चपरासी भी उनकी पसंद का नहीं है। नायब सिंह सैनी कितने हल्के कर दिए गए बीजेपी के द्वारा कि वो जहां से चुनाव लड़ना चाहते थे वहां उन्हें टिकट नहीं मिला। खट्टर की हालत यह है कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि खट्टर को मत भेजिएगा, चाहे और किसी को भेज दीजिएगा। यानी बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है सिवाय इसके कि आप कांग्रेस पार्टी को खलनायक बना करके पेश करें जो मुख्य लड़ाई में है। अब योगी आदित्यनाथ की जो एंट्री हुई है हरियाणा में, उसके पीछे की वजह क्या है? हम सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं। वो अपने बुलडोजर के लिए जाने जाते हैं। मुसलमानों पर जिस तरह से वो हमले करते हैं, बयानी हमले, और जो प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए, चाहे दुकानें, रेहड़ी हो या विधानसभा के भीतर अपराधी कह करके नाम पुकारना हो या एक समुदाय विशेष को सीधे टारगेट करके उसका पैशाचीकरण करना हो, ये योगी आदित्यनाथ से ज्यादा इस देश में कोई नहीं करता। वही योगी आदित्यनाथ आज 3 विधानसभाओं में पहुंचे थे, लेकिन कारण क्या है? कारण है हरियाणा का मेवात क्षेत्र। वो मेवात क्षेत्र जिसके अंतर्गत हालांकि राजस्थान का भी हिस्सा आता है, दिल्ली से सटा हुआ है, हरियाणा का हिस्सा आता है, लेकिन हरियाणा के 3 जिले मेवात के अंतर्गत आते हैं। और मेवात वो है जो इब्राहिम लोदी का एरिया माना जाता था, जिसने मुगलों को सीधे चुनौती दी थी और इब्राहिम लोदी के साथ ये पूरा मेवात खड़ा था बाबर को हराने के लिए। और बाबर के खिलाफ आज भी उस मेवात में जो मुस्लिम हैं, वो एक तरह से अपने युद्ध को, अपनी वीरता का प्रदर्शन आज भी वो याद करते हैं अपने पुरखों का। लेकिन पिछले 10 साल के शासन में हरियाणा में जो हिंदू मुसलमान हुआ वो हम सब ने देखा। ये गुरुग्राम का इलाका, पलवल और रेवाड़ी, ये 3 इलाके हैं मेवात के, हरियाणा के।
गुरुग्राम में तो घोषित रूप से ये प्रचारित किया गया, सड़क पर नमाज हो रही है, फिर वहां नमाजियों के साथ बदतमीजी, अपमान हुआ और वहीं पर फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाने लगा। जबकि ये पैटर्न पहले नहीं था। इस देश में एक धर्म की आस्था का सम्मान करना दूसरे धर्म का व्यक्ति अपने लिए एक बड़ी बात मानता था। लेकिन अब एक धर्म की आस्था को काउंटर करना, ये उसे हिंदुत्व का एजेंडा लगता है, हिंदुत्व लगता है, अपना धर्म का प्रदर्शन लगता है। ये गुरुग्राम में देखा गया। लेकिन आबादी जो मुसलमानों की है हरियाणा में वो महज 7% है, 7%। जाहिर तौर पर वो एंटी बीजेपी आबादी है, क्योंकि बराबर जो हमले हुए और मेवात जो 6 दिसंबर 1992 की बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना के पहले जिस तरह का सौहार्द वहां पर था, और आज भी आपको मुसलमानों के नाम हिंदू वाले मिल जाएंगे। 92 के पहले तो हालात ये थे कि मुस्लिम औरतें बिछिया पहनती थीं, मांग भरती थी, मांग में सिंदूर लगाती थी। उनकी शादियां वैसे ही होती थी जैसे हिंदू रीति रिवाज होते थे। बाकायदा गीत गाए जाते थे। अगर सोहर गीत है तो उसमें राम आते थे, उसमें कन्हैया आते थे, कृष्ण आते थे। ये मेवात की खूबसूरती थी। और साथ ही साथ उसमें राम और कृष्ण के साथ हजरत का भी नाम आता था, मोहम्मद साहब का भी नाम आता था। ये एक कल्चर मेवात का रहा है। लेकिन उस मेवात के कल्चर को 92 की घटना के बाद कुछ मुस्लिम जो संगठन थे उन्होंने मुसलमानों को असली मुसलमान बनाने के लिए प्रयास किया और हिंदुत्व की पूरी धारा वहां पर उग्र हिंदू बनाने के लिए चलाई गई। तो ये जो हुआ है उस इलाके में, उसने एक ध्रुवीकरण पैदा कर दिया। जहां पर महिलाएं सिंदूर लगाती थी वहां बुर्का पहनने लगी, और जो आपस में गीत गारी गाती हुई महिलाएं हिंदू मुस्लिम सब जाती थी वो अब अलग अलग हो गई, और एक उग्र हिंदुत्व पैदा हो गया जो नमाज भी नहीं पढ़ने देगा। हालांकि वहीं पर कुछ ऐसे उदाहरण भी देखने मिले, जैसे सिख पंथ के लोगों ने अपना गुरुद्वारा दिया, गुरुद्वारा का प्रांगण के यहां आप नमाज पढ़ सकते हैं। ये हरियाणा में ही हुआ। ये एक थोड़ा सा राहत प्रदान करता है देश की उस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए। 5% सिख आबादी है, टोटल 12% अल्पसंख्यक समूह है हरियाणा में। दलित वहां पर 20.17% है और 17 सीटें रिजर्व हैं। ये जो समूह है, इस समूह पर वो 7% मुस्लिम पर नहीं, 5% सिख आबादी और 20% दलित आबादी पर बीजेपी की सीधी नजर है, और वो ये चाहती है कि ये तबका किसी तरीके से कांग्रेस के साथ ना जाए। योगी आदित्यनाथ ने आज जो हमला बोला राहुल गांधी पर और अमेरिका में दिए गए उसी भाषण को मिसकोट किया, विकृत करके पेश किया कि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं वो देश को बदनाम करते हैं और सिखों पर हमला करते हैं। इस बार उन्होंने सिखों को अपमानित किया है। ये कहा योगी आदित्यनाथ ने कि उस विदेशी धरती पर सिखों को गाली दी गई, और फिर यह भी उन्होंने लपेट दिया कि राहुल गांधी जब संकट में होते हैं तो उन्हें नानी याद आती है और इटली चले जाते हैं। जबकि हम लोग जानते हैं कि इस समय इटली के साथ गहरी दोस्ती तो नरेंद्र मोदी की है। वहां के प्रधानमंत्री के साथ व्यक्तिगत रिलेशन उनके काफी प्रगाढ़ हैं और जन्मदिन की भी बधाइयां दी जाती हैं। ये नजदीकियां हैं नरेंद्र मोदी की और वहां के प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन काउंटर राहुल गांधी को किया जाएगा। इसी इलाके में योगी आदित्यनाथ ने जो शब्द लिया, जो जिस वाक्य का प्रयोग किया, वो 92 की मस्जिद विध्वंस की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो बाबरी ढांचे की तरह जर्जर हो गई है, और इसे अगर आप पुनर्जन्म देते हैं, इसे अगर आप ऑक्सीजन देते हैं तो ये खतरा बन जाएगी। और
अयोध्या को बार बार उन्होंने याद किया, नेहरू तक को नहीं छोड़ा। योगी ने कहा कि नेहरू जी चाहते तो राम मंदिर बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनवाया। योगी जी भूल गए कि इसी अयोध्या में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। अयोध्या में समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के एक दलित प्रत्याशी ने बीजेपी के प्रत्याशी को बड़ी मात दी। ये योगी आदित्यनाथ छिपा ले गए, लेकिन चूंकि मेवात के क्षेत्र में है तो 92 को बाबरी मस्जिद को याद दिलाना ध्रुवीकरण का उनको सबसे बड़ा सूत्र लगता है, और ये उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कर दिया उन्होंने। जबकि अयोध्या जब से हारे हैं मोदी जी तो नाम लेना भूल गए, राम का ही नाम नहीं ले रहे। आजकल तो वो उड़ीसा के जगन्नाथ भगवान का नाम ले रहे हैं, जय जगन्नाथ बोल रहे, जय श्री राम कहना भूल गए। अब राम को याद कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और हमला उनका कांग्रेस पार्टी पर है, राहुल गांधी पर। योगी जी ने बांग्लादेश को भी याद किया, बांग्लादेश बीच में लेकर के आए। चुनाव हरियाणा के विधानसभा का है और बांग्लादेश की एंट्री योगी जी ने कर दी। कहा कि वहां पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मारे और काटे जा रहे हैं। फिर उन्होंने वहीं याद दिला दिया कि साहब ये जो बांग्लादेश में हिंदू हैं वो 90% से ज्यादा दलित हैं। कांग्रेस पार्टी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, जबकि आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश के आंतरिक हालातों के विषय में राहुल गांधी ने भी बातचीत की है, और ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी की है। नरेंद्र मोदी तो वहां की प्राइम मिनिस्टर को भारत में शरण दिए हुए, और इस समय जो हमले हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी की सत्ता की होनी चाहिए। क्योंकि जो विरोध हो रहा है वो भारत का इसी वजह से हो रहा है कि शेख हसीना को आपने पनाह दी हुई है, शरण दी हुई है। लेकिन यहां भारत का विरोध हिंदू विरोध नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता। जो वहां पे अल्पसंख्यकों पर कुछ हमले हुए हैं वहां के धार्मिक कट्टरपंथियों के द्वारा, सबके द्वारा नहीं हुए। और जो सरकार वहां बनी है अंतरिम सरकार, वो लगातार प्रोटेक्ट कर रही है, लगातार वो उस पूरे माहौल को खत्म करने की कोशिश कर रही है। वहां पे हमले तो मुसलमानों के घरों पर भी हुए, जो शेख हसीना के समर्थक थे। क्रिकेटर के घर पर भी हमला हुआ, जो शेख हसीना का समर्थक था वो मुस्लिम था। लेकिन योगी जी को वो नैरेटिव खड़ा करना है, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बीजेपी के पास कुछ भी पेश करने के लिए नहीं है कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। तो राहुल गांधी पर अटैक करना और नेहरू जी पर अटैक करना, बांग्लादेश के जरिए हिंदू अस्मिता की बात करना, और भारत में जो हिंदू है वो दलित नहीं है। बांग्लादेश के दलित याद आ रहे हैं, लेकिन भारत के दलितों पर जो अत्याचार हुआ, उनका आरक्षण खत्म करने की पूरी साजिश की गई, उन दलितों पर पूरे उत्तर प्रदेश में कई जिलों में, और एक नहीं उसके हजारों उदाहरण हैं। हाथरस की वो दलित बेटी से लेकर के वो प्रतापगढ़ तक, कहां आप जाएंगे जहां पे ये घटनाएं नहीं हो रही हैं। और बहुत सारी घटनाएं तो उनके स्वजाति लोगों के द्वारा हो रही हैं, और संरक्षण मिल रहा है बाकायदा जो हमलावरों को। तब यहां उनको वो दलित नहीं दिखाई दे रहा है हिंदू, लेकिन बांग्लादेश का दलित हिंदू दिखाई दे रहा है। और हरियाणा में उसकी चर्चा कर, अंबेडकर को याद कर रहे हैं वहां पे कि साहब कांग्रेस ने तो अंबेडकर को तवज्जो नहीं दी, उनको भारत रत्न नहीं दिया। ये सारी बातें आती हैं बीजेपी के उस प्रचार तंत्र के जरिए, और घेरना किसको है? राहुल गांधी को। राहुल गांधी के आरक्षण के मसले को भी घेरा गया। लेकिन मैं उस मुद्दे पर अब आता हूं कि इसके पीछे की वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ गुस्सा निकाल रहे हों मोदी जी का, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से जिस तरह से गुजरात की लॉबी योगी आदित्यनाथ के पीछे लगी हुई है और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खींचने की कोशिश कर रही है, ये गुस्सा क्या योगी जी राहुल गांधी पर निकाल रहे हैं? कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी अगर चुनाव जीतती है या महाराष्ट्र में चुनाव जीतती है तो डेफिनेटली योगी जी की कुर्सी बचेगी नहीं।
अगर यहां पर वो चुनाव हारती है तो योगी जी की कुर्सी बच सकती है। तो योगी जी आखिर करने क्या गए हैं? वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए गए हैं या वो 2 कदम आगे बढ़ के वो एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने? नरेंद्र मोदी का जो हिंदुत्व का एजेंडा रहा है वो अब एक आड़ लेता हुआ दिख रहा है। हालांकि समय समय पर वो भी चिंगाड़ते हुए दिखाई देते हैं, फिर उनको मटन मछली ये सब याद आने लगता है, मुसलमानों के कपड़ों में वो खलनायक याद आने लगता है। लेकिन ज्यादा आक्रामक छवि और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के जो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं योगी जी, वो लगता है कि नरेंद्र मोदी के आगे एक बड़ी लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें देश के सबसे लोकप्रिय और सबसे सामाजिक न्याय की राजनीति के बड़े नेता राहुल गांधी को काउंटर कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी जो ज्यादा संभावनाएं उसकी दिख रही है हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दूसरे राज्यों में, उस कांग्रेस पार्टी को योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काउंटर कर रहे हैं वो लगता है कि नरेंद्र मोदी के आगे एक बड़ी लकीर खींचना। लेकिन सारा गुस्सा ऐसे लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वो राहुल गांधी पर उतार देना चाहते हैं। लेकिन शायद योगी आदित्यनाथ ये भूल गए हैं कि अयोध्या हारने के बाद हिंदुत्व का एजेंडा साफ हो गया है। इस समय देश में सामाजिक न्याय का एजेंडा, संविधान को बचाने का एजेंडा, इस समय जाति जनगणना का एजेंडा, रिजर्वेशन का एजेंडा, ये लोगों के बीच में है। राम मंदिर, हिंदुत्व, नरेंद्र मोदी की ब्रांड छवि और योगी आदित्यनाथ का वो भगवा वेश, ये सब इस समय पृष्ठभूमि में जा चुका है और लोकसभा चुनाव में ही ये पराजित हो चुका है। इसलिए वो चल पाएगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है। शुक्रिया।